गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपना टॉपिक है वो है लेंसों का संयोजन। अपन जो किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे उसमें अपने पास टॉपिक ये भी आता है लेंसों का संयोजन। अभी तक अपन ने क्या है, अपन ने एक सिंगल लेंस लिया था, एक अकेला लेंस लिया था और उस लेंस से अपन क्या कर रहे थे, प्रतिबिंब बना रहे थे, इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे। अब अपन को क्या करना है, अपन को एक से अधिक लेंसों का क्या करना है, आपस में संयोजन करना है। और संयोजन के बाद अपन को ये देखना है कि उनकी प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार से बनेंगे और साथ में उनकी जो फोकस दूरी है उस फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब अपन देखें तो यहाँ पे अपने पास दो उत्तल लेंस हैं, ये लेंस ए है, ये वाला लेंस बी है। ठीक है, और इन दोनों को अपन ने बिल्कुल एक दूसरे के क्या रखा हुआ है, पास रखा हुआ है। ठीक है, अपन ये मान के चलते हैं कि ये जो लेंस है ए वाला, इसकी फोकस दूरी अपन f1 लेके चलते हैं। ये दूसरा जो लेंस है इसकी फोकस दूरी अपन ने f2 ले रखी है। ठीक है, अपन ने दो लेंस हैं ए और बी, दोनों की फोकस दूरी इसकी f1 है और इस वाले की क्या है, f2 है। अब अपन यहाँ पे जैसे अगर किसी वस्तु को अगर अपन कल्पना करें, ये कोई वस्तु है, इसको अपन एक काम करते हैं, इस वस्तु का अपन जो नाम है वो P रख देते हैं। ठीक है, क्या रख दिया अपन ने, P। या फिर अपन को यहाँ पे चेंज करें तो अपन इसको O रख सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे अपन को नाम ही तो रखना है, अपन ने यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया, P। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण जब यहाँ से चलेगी तो पहले वाला जो लेंस है अपने पास, जो फर्स्ट वाला लेंस है, ए लेंस जो दे रखा है, इस लेंस से इस प्रकाश की किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा और उसी से क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो जैसे ही यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी और आके फिर यहाँ क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होगा। और अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे आएगी। अगर ये दूसरा वाला लेंस नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण क्या होती, कहीं ना कहीं इस वाले बिंदु पे आके क्या करती, इंटरसेक्ट करती, टकराती, प्रतिच्छेदित करती। ठीक है, तो ये इस बिंदु पे आके इसका क्या बनता, प्रतिबिंब का निर्माण होता। ठीक है, यही था। अपन ने पहले लेंस की बात की, पहले लेंस में यहाँ ये वस्तु है, इस वस्तु से जब प्रकाश की किरण चलेगी तो पहला वाला जो लेंस है इससे अपवर्तन होगा और अपवर्तन के बाद इसका जो प्रतिबिंब है वो कहीं ना कहीं आई डैश पर बनता। लेकिन कब बनता, जब केवल और केवल एक ही लेंस होता। लेकिन अपन को पता है यहाँ पे क्या है, दूसरा लेंस भी है, तो दूसरे लेंस से प्रकाश की किरण ये दोबारा क्या होती है, अपवर्तित होती है और अपवर्तित होने के बाद में कहीं ना कहीं ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस आई पर बनता है। ठीक है, बात क्या थी, बात ये थी कि जो पहला लेंस है, इस पहले लेंस के लिए ये तो वस्तु का काम कर रही थी और इससे अपवर्तन के बाद में आई डैश पर क्या बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था। तो पहले वाले लेंस के लिए ये वस्तु का काम करती है और ये आई डैश किसका काम करती है, प्रतिबिंब का काम करती है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो दूसरा लेंस है उस दूसरे लेंस पे ये वाली प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। इसलिए ये दूसरे वाले लेंस के लिए ये वाला जो आई डैश है, मीन्स पहले वाले जो लेंस है उसका जो प्रतिबिंब है वो दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, बिंब है, वस्तु है, किस वाले के लिए, दूसरे वाले लेंस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इसका दोबारा अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद में जो प्रतिबिंब बनता है आई बनता है। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होगा कि दूसरा वाला जो लेंस है इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये वाली क्या है, इमेज है। तो अगर अपन बात करें लेंस सूत्र से तो फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, अपन बात करें किसके लिए बात करें, लेंस फर्स्ट। तो यहाँ फर्स्ट वाले लेंस मीन्स लेंस ए है, ए लेंस है, तो इसके लिए बात करें तो यहाँ पे अपने पास 1/f1 इक्वल टू क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ इसके लिए जो प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी कितनी है, अपन यहाँ पे इस प्रतिबिंब दूरी को अपन क्या लेके चलते हैं, v डैश। और ये जो बना हुआ है इसको अपन ने b, और ये जो वस्तु है इसकी अपन ने दूरी कितनी ले रखी है, u। ठीक है, तो ये बिंब दूरी अपन ने u ले रखी है, प्रतिबिंब दूरी पहले वाले लेंस के लिए b डैश है और दूसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी कितनी है, b। तो यहाँ पे अगर अपन फॉर्मूला रखेंगे तो 1/v डैश माइनस क्या हो जाएगा, 1/u। तो ये अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली समीकरण बोल सकते हैं। ये किसके लिए था, पहले वाले लेंस के लिए था। अगर अपन लेंस बी की बात करें, वी लेंस, ठीक है, तो अगर अपन वी लेंस, ठीक है, तो अपन बी लेंस के लिए बात करेंगे तो बी लेंस के लिए ये तो किसका काम कर रही है, वस्तु का काम कर रही है और ये वाली किसका काम कर रही है, प्रतिबिंब का। तो यहाँ पे अपने पास 1/f2, क्योंकि इसकी फोकस दूरी अपन ने क्या ले रखी, f2 इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ इसका प्रतिबिंब क्या है, v माइनस
इसका बिंब दूरी कितनी है v डैश, तो अपन यहाँ पे क्या रखेंगे v डैश, और इसको अपन बोल देंगे समीकरण नंबर 2। तो अपन ने कुछ नहीं किया, केवल इसके नोटिफिकेशन चेंज किए हैं, है ना। यहाँ पे अपन ने पहले वाले लेंस के लिए इसके नोटिफिकेशन, इसके लिए प्रतिबिंब दूरी ये थी, बिंब दूरी u थी। दूसरे वाले लेंस के लिए अपने पास प्रतिबिंब दूरी b है और b डैश यहाँ पे बिंब दूरी है। अगर अपन इन दोनों को सोल्व करके देखें तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब अपन को ये भी समझ में आता है कि अपन जोड़ क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि अपन को दिख रहा है कि अपन को यहाँ से बी डैश को क्या करना है, हटाना है। तो 1/b डैश और यहाँ पे क्या है -1/b डैश। तो इजीली अपन को ये समझ में आता है कि इन दोनों को अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे अपन इन दोनों को समीकरणों को जोड़ेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू, यहाँ अपन देखेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये अपने पास क्या बचेगा, 1/v माइनस 1/v। ठीक है, तो अपने क्या समझ में आता है, अपने ये समझ में आता है कि अगर अपन इन लेंसों का संयोजन करते हैं तो लेंसों के संयोजन में जो वस्तु है वो क्या थी, P, और इसका जो फाइनल प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब है, वो क्या बनता है, I बनता है। तो इन दोनों के संयोजन के बाद देखें अपन तो प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी क्या है, u है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि संयोजन के बाद इनकी अपन तुल्य फोकस दूरी की बात करें, इक्विवेलेंट फोकस दूरी की बात करेंगे ना, तो वो क्या आएगी अपने पास, यहाँ पे f मान के चलते हैं। तो ये इसकी जगह क्या हो जाएगा, 1/b माइनस 1/u। क्यों, क्योंकि ये तो दोनों लेंसों के लिए बिंब दूरी है, ठीक है, और ये दोनों लेंसों के बाद में जो अंतिम प्रतिबिंब है वो है, तो इसलिए अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो यहाँ पे अपने पास 1/f जो है किसके इक्वल आता है, 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पे जो f होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, एक तरह से इसको क्या बोलेंगे, प्रभावी फोकस दूरी बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, तुल्य फोकस दूरी बोलेंगे, या इसके संयोजन जो लेंस है, इन लेंसों का जो अपन ने संयोजन किया है, तो संयोजन के बाद में इसकी कुल फोकस दूरी, अगर इसको नाम देना चाहेंगे अपन तो क्या नाम दे सकते हैं, इसको कुल फोकस दूरी नाम दे सकते हैं। तो यहां पे अपने पास जो ये f मिला है, ये f क्या है, लेंसों के संयोजन के बाद जो फोकस दूरी काउंट होती है वो फोकस दूरी कितनी आ रही है अपने पास, f मिल रही है। अगर अपन यहां से फोकस दूरी से इसको पावर में चेंज करना चाहें तो यहां से इजीली इसको पावर में भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अपन को पता है जो पावर होती है मींस लेंस क्षमता होती है, वो लेंस क्षमता फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, ठीक है। तो व्युत्क्रम होती है, तो यहाँ 1/f की जगह तो कितना आएगा, p आएगा, f1 ये कितना हो जाएगा, p1, 1/f2 कितना हो जाएगा, p2। तो इसका मीन्स क्या समझ में आता है, इसका मीन्स ये समझ में आता है कि अगर अपन यहाँ पे लेंस क्षमता की बात करेंगे तो लेंस क्षमता फोकस दूरी का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ 1/f की जगह अपन क्या लिख देंगे, p। तो अपने एक बात ये कर सकते हैं अपन कि अगर अपन लेंसों को संयोजित करेंगे तो लेंसों के संयोजन से उनकी लेंस क्षमता क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ पे अगर अपन यूं देखें तो अपन को क्या देखने को क्या नजर आ रहा है कि अगर अपन लेंसों का संयोजन करेंगे तो लेंसों के संयोजन से क्या होगा कि उनकी जो लेंस क्षमता है वो लेंस क्षमता क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे यहाँ पे लेंसों को संयोजित करोगे तो उनकी लेंस क्षमता क्या होती है, संयोजित होती है, ठीक है। अब वो डिपेंड ये करता है कि आप लेंस कौन से टाइप के यूज में ले लो। अगर उनकी फोकस दूरी, अगर किसी की अपन ने एक तो उत्तल लेंस ले लिया और एक अपन ने अवतल लेंस ले लिया तो उनकी लेंस क्षमता घट भी सकती है। क्यों, क्योंकि वहां पे फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो उस वाले केस के लिए अपन यहाँ जनरल अपन यूं बोल सकते हैं कि अगर अपन लेंसों को संयोजित करेंगे तो उनकी जो लेंस क्षमताएं हैं वो संयोजित होगी, और वो भी कैसे, चिन्ह सही, ठीक है। अब अपन बात करें, जैसे इसमें अपन ने तो 2 ही लेंसों की बात की है, अगर बहुत सारे लेंस होते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि उन सभी की लेंस क्षमताएं क्या होती, जुड़ जाती। जैसे अपन ने n लेंस लिए तो n लेंसों के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 डॉट 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 अपन बात कर सकते हैं pn तक। तो जितने ज्यादा अपन यहाँ पे लेंसों को संयोजित करेंगे, लेंसों को संयोजित करने से उनकी लेंस क्षमता संयोजित हो जाती है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट टॉपिक की अपन जो बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है प्रिज्म से अपवर्तन। तो सबसे पहले अपन बात ये करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तो अपन अगर जब बात करेंगे कि प्रिज्म होता क्या है तो अपन ये बोल सकते हैं कि प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा होता है। प्रिज्म इज ए ग्लास स्लेब। तो प्रिज्म क्या है, एक कांच का टुकड़ा होता है जिसकी कम से कम 2 सतह तो कैसी होनी चाहिए, त्रिभुजाकार होनी चाहिए, और 3 सतह कैसी होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं।
ठीक है, प्रिज्म आपने देखा भी होगा, ठीक है, और अपन ने इसको प्रिज्म को 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप इसका मीन्स कि प्रिज्म से अनजान नहीं हो। तो अपन फिर भी बात करें कि प्रिज्म एक क्या होता है, कांच का टुकड़ा होता है जिसकी कम से कम 2 सतह कैसी होती है, त्रिभुजाकार, और 3 सतह कैसी होती है, आयताकार। तो अपन यहाँ पे अपन एक प्रिज्म ले रखा है, ये प्रिज्म है ABC, आपको दिख रहा है। और जो सामान्यतः जो प्रिज्म होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उनके सभी कोण बराबर होते हैं। मतलब ये जो कोण होंगे प्रिज्मों के, ये सारे के सारे जो कोण होंगे वो कैसे होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये सामान्य कोण प्रिज्म होते हैं। लेकिन कुछ प्रिज्म जो विशेष प्रिज्म होते हैं उनके लिए 90 डिग्री भी हो सकता है और 45 डिग्री के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं एक सामान्य प्रिज्म की बात कर रहे हैं जिसका प्रिज्म कोण कितने का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। और ये जो प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है कि इनकी जो 2 आयताकार सतह होती है, तो आयताकार सतहों के मध्य जो कोण बनता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण, क्योंकि इसके अंदर आयताकार सतह होती है और जो आयताकार सतह होगी उनके मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, प्रिज्म कोण। तो यहाँ पे अपन एक प्रिज्म कोण की बात कर रहे हैं और इसको नाम भी अपन क्या दे रहे हैं, ए, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इससे अपवर्तन करवाना है। तो अपवर्तन के लिए अपन को क्या करना चाहिए, एक प्रकाश की किरण को आपतित करना चाहिए। तो यहां मैं प्रकाश की किरण को आपतित कर रहा हूं और ये प्रकाश की किरण मैंने नाम दे दिया इसका P, और ये वाला पॉइंट मैं नाम देता हूं Q। तो ये ठीक है। तो अपन जब इसका अपवर्तन करेंगे तो अपवर्तन के लिए अपन को अभिलंब की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सारी कैलकुलेशन होती है वो किससे होती है, अभिलंब से होती है। मीन्स अपन को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो यहां पर अपन एक अभिलंब की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक अभिलंब बनाया अपन ने और इस अभिलंब को भी अपन नाम देते हैं, ये M है और ये अपन ने इसको नाम दे दिया N। तो यहाँ पे एक अभिलंब है MN जो इस सतह के क्या रहेगा, लंबवत। यहाँ पे अपन ने एक प्रकाश की किरण आपतित की थी जिसको अपन ने PQ बोला था। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको अपन I1 नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं इसको, I1, ठीक है। ये वाला अपन ने कोण क्या नाम दे दिया, I1। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो अपन को पता है कि ये प्रकाश की किरण क्या होती, सीधी की सीधी इस प्रकार से क्या होती, निकल जाती, ठीक है। तो ये तो क्या है, आपतित किरण है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो इसका अपवर्तन नहीं होता, और अपवर्तन नहीं होता तो ये सीधी की सीधी कुछ इस प्रकार से जाती, ठीक है। अब अपन ये बात कर रहे हैं कि यहां से इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन में क्या होगा कि ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण विरल से जब सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से यहाँ पे अपवर्तित होती है। लेकिन जैसे ही वो इस वाली सतह से बाहर जाएगी तो फिर इसका दोबारा अपवर्तन होता है। दोबारा अपवर्तन होगा तो अपन को यहां भी एक अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां अपन ने एक अभिलंब और बना दिया और इस अभिलंब को अपन कुछ ना कुछ और नाम देते हैं। N है तो यहां पे इसको ये PQ, इसको अपन नाम दे देते हैं R, और इसको नाम दे दिया अपन ने S। तो ये RS अपन ने, ठीक है, अभिलंब को नाम दे दिया। तो यहां पे ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण यहां से अपवर्तित हुई और अपवर्तित होकर कुछ इस प्रकार से आई और इसका दोबारा अपवर्तन होता है। और जब दोबारा अपवर्तन होता है तो अब सघन से किस में जाएगी, विरल में। तो जब भी सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो इसका मीन्स ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो कौन सी है, निर्गत किरण है, ठीक है। तो यहां पे अपन इसको निर्गत किरण बोलेंगे, ठीक है। और निर्गत किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बन रहा है इसको मैंने I2 बोल दिया। और ये जो अपवर्तन वाले कोण बन रहे हैं इसको मैंने यहाँ पे R1 और इस वाले कोण को मैंने R2 बोल दिया, ठीक है। और अगर अपन देखें कि ये जो निर्गत किरण है और ये वाली आपतित किरण है, क्योंकि भेजा तो अपन ने इस वाली दिशा में था लेकिन ये प्रकाश की किरण कुछ इस दिशा में निकल रही है। तो इस दिशा में जब निकल रही है तो इसको अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से विचलित होती है, ठीक है। ये तो क्या है, आने वाली प्रकाश की किरण है और ये निकलने वाली प्रकाश की किरण है। तो इन दोनों के मध्य में कोण देखूंगा तो ये कोण मेरे को मिलता है और इस कोण को मैं डेल नाम देता हूं, डेल। और इस डेल को क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। इस कोण को क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। तो ये डेल एंगल है, किस किस के बीच में है, ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में होता है। ये तो आने वाली प्रकाश की किरण है और ये बाहर निकलने वाली प्रकाश की किरण है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे, विचलन कोण। मींस प्रकाश की किरण कितनी विचलित हुई। तो कितनी विचलित हुई, यहाँ पे अपन ने इसको एंगल दे रखा है, डेल एंगल, और इसको आप विचलन कोण या डेविएशन एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या है
दो तो यहाँ पे अपवर्तन कोण मिल गया अपन को। अपवर्तन कोण कौन कौन से हैं, R1 और R2। ये वाला अपन ने आपतन कोण, ये वाली जो प्रकाश की किरण है इसको अपन आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। ये वाली निर्गत किरण है, ये इनके अभिलंब हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें तो इस पॉइंट को भी अपन कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। इसको अपन नाम दे देते हैं यहाँ पे टी। इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, टी। ये तो नाम है, अपन इजीली जो भी चाहे अपन इनको नाम दे सकते हैं। तो अपन को फिलहाल जो दिख रहा है ना वो ये है, और इसको अपन को सोल्व करना है। अपन को ये देखना है कि ये जो डेल विचलन कोण है इसका मान किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। ये आपतन कोण है, ये निर्गत कोण है, ये R1 R2 अपवर्तन कोण है, ठीक है। ये प्रिज्म कोण दे रखा है। तो अपन को ये सारी चीजें पहले तो समझ में आनी चाहिए। ये आपतित किरण हो गई, ये निर्गत किरण हो गई, और ये वाला कौन सा है, विचलन कोण, ठीक है। तो इनमें अपन एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो संबंध अपन स्थापित कर रहे हैं, तो देखना अपन अगर देखें यहां से, अगर अपन इसको अच्छे से देखें तो अपन को क्या नजर आता है, अपन को एक AQNR एक चतुर्भुज नजर आ रहा है, ठीक है। इसको दोबारा देखना, अपन को यहाँ पे AQNR एक चतुर्भुज नजर आ रहा है। और ये जो चतुर्भुज नजर आ रहा है ना, इसमें आप ढंग से देखना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। AQR इसकी बात कर रहे हैं अपन, AQNR एक चतुर्भुज बन रहा है, और इस चतुर्भुज में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री के हैं। क्यों, क्योंकि अभिलंब है, तो इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इसका मीन्स क्या है कि इस वाला और इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, योग होगा, वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपन को पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 90 90 180, तो ये हो गया। इसका मीन्स कोण ए और ये वाला कोण दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो अपन यहां लिख सकते हैं, चूंकि चतुर्भुज कौन सा दे रखा है अपन को, AQNR में, अगर अपन ढंग से देखें तो अपन को क्या नजर आता है कि जो कोण A है और कोण अपने पास QNR है, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखना आप, ये प्रिज्म कोण और ये वाला कोण दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आगे अगर अपन देखें, यहां ढंग से देखना आपको कि अपन त्रिभुज QNR की बात करें, तो यहां त्रिभुज QNR की बात करूंगा तो यहां पे R1 प्लस R2 प्लस कोण QNR, इन तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये भी 180 डिग्री होता है। तो इसको भी अपन समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो अपन को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। इन दोनों को अगर अपन देखें तो दोनों को अपन जब इक्वल करेंगे तो इक्वल करने से अपन को क्या पता लगता है कि QNR और QNR दोनों में कॉमन है। इसका मीन्स क्या है कि जब इसको इक्वल करेंगे इन दोनों के, अपन क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 को अपन इक्वल करेंगे तो QNR से QNR क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपन को इजीली क्या मिल जाएगा, अपन को R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या मिलेगा, कोण A, जिसको अपन समीकरण नंबर क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। इस चीज को आप ढंग से देखना, यहाँ पे अपन ने क्या किया कि दोनों 180 के इक्वल है, अपन दोनों को इक्वल कर देंगे। दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से QNR क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब R1 प्लस R2 किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन ने एक रिलेशन निकाला कि R1 प्लस R2 दोनों किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो अपने पास एक रिलेशन, एक संबंध अपन को यहाँ पे प्राप्त होता है। अब अपन और आगे बात करें, और आगे अगर अपन बात करें तो अपन को क्या यहाँ पे क्या नजर आता है, आपको ढंग से देखना है कि अगर अपन पास ये आपतन कोण है और ये R, लेकिन अपन अगर अपन देखें तो यहाँ TQN, यहाँ पे अगर अपन बात करें TQN, तो ये किस किस से मिलके बना है, एक तो ये वाला एंगल और एक ये R1, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, I के इक्वल है। तो चूंकि अपन को ढंग से देखना है, मैं क्या कर रहा हूं कि कोण I1, मैं क्या कर रहा हूं कि I1 को बराबर कर रहा हूं। यहां ढंग से देखना, ये I1 किसके बराबर होगा, एक तो R1 के, और साथ में ये शीर्षाभिमुख कोण के लिए ये, और ये वाला पूरा शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे I1 जो होगा किसके बराबर होगा, कोण TQR प्लस R1 होगा कि नहीं होगा। आपको यहां ढंग से देखना है कि यहाँ जो I1 है
वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 और टी क्यू आर इस और इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहां मैंने एक समीकरण नंबर इसको 4 नाम दे दिया। इसी प्रकार अगर अपन इधर से देखें तो यहां आपको ढंग से देखना है, ये I2 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक तो R2 और एक इस वाले एंगल के। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि I2 बराबर कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा मेरे पास कोण टी आर क्यू प्लस R2। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो यहां पे अपन को दो चीजें मिली, एक तो टी क्यू आर प्लस R1 और एक ये टी आर क्यू प्लस R2, ये अपन को मिला हुआ है। तो यहां से अपन को I और R की वैल्यू मिली हुई है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, अपन को समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 को क्या करेंगे, अपन जोड़ेंगे यहाँ। तो समीकरण 4 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो अपन को I1 प्लस I2 इक्वल टू, यहाँ पे देखना आप क्या मिलेगा, अपन को मिलेगा कोण टी क्यू आर प्लस कोण टी आर क्यू प्लस R1 प्लस R2, यही मिला। अगर अपन इनको जोड़ेंगे तो अपन को कुछ ये कोण किस प्रकार से मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। तो अपन यहाँ अगर देखें तो ढंग से देखना आप, इसको अपन समीकरण नंबर क्या बोल देते हैं, 6 बोल देते हैं। ये अपने पास क्या मिल गई, समीकरण नंबर 6। अब अपन आगे चलते हैं, आगे क्या चल रहे हैं, देखो आप, यहाँ अपन ने I1 की वैल्यू निकाली और ये I2 की वैल्यू निकाली। ये वाला और ये वाला एंगल का सम किसके इक्वल होगा, I2 के इक्वल। अब अपन यहाँ ट्राइंगल की बात करते हैं, इस वाले की। तो इस वाले ट्राइंगल में ये जो है वो बहिष्कोण है। ठीक है, तो अपन को ये पता है कि त्रिभुज के ये जो दो अंत्य कोण होते हैं, इन अंत्य कोणों का योग किसके बराबर होता है, बहिष्कोण के बराबर होता है। तो अपन ये लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज टी क्यू आर में क्या लिखेंगे अपन कि कोण टी क्यू आर प्लस कोण टी आर क्यू इक्वल टू किसके होगा, डेल के। किसके कोण के बराबर होगा, ये डेविएशन एंगल विचलन कोण के बराबर होगा। क्योंकि अपन को पता है यहाँ पे जो विचलन कोण है वो विचलन कोण क्या है, यहाँ पे बहिष्कोण है, और बहिष्कोण है तो इन बहिष्कोण का योग इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां लिख देंगे अपन बहिष्कोण। ठीक है, तो ये बहिष्कोण के चक्कर में इनके इक्वल होगा। तो इसका मीन्स यहां पे अपन क्या रख सकते हैं, डेल। तो अपन को क्या मिलेगा कि I1 प्लस I2 इक्वल टू, इसकी जगह क्या जाएगा, डेल प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, और इसी को अपन बोलेंगे समीकरण नंबर 7। अब इस समीकरण नंबर 7 में अगर अपन रखना चाहें तो यहां से अपन क्या रख सकते हैं, यहां से अपन ये रख सकते हैं कि ये जो R1 प्लस R2 है, अपन लेके लिखेंगे समीकरण 7 में समीकरण 3 का मान रखने पर। तो अपन को यहां पे I1 प्लस I2 इक्वल टू डेल प्लस क्या मिल जाएगा, 1। तो अपन को एक नई समीकरण यहां मिलती है, समीकरण नंबर 8। तो यहां पे अपन को क्या मिला कि ये जो है विचलन कोण वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, वो आपतन कोणों के मान पर डिपेंड कर रहा है, और साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, विचलन कोण पे। अगर आप चाहो तो डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस क्या बोल सकते हैं अपन, ए। इसका मीन्स ये जो विचलन कोण है वो विचलन कोण किस पे डिपेंड करता है, आपतन कोणों पे डिपेंड करता है। अब ये जो अपन ने जो अपवर्तन किया ये एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। इसी का क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, प्रयोग होता है, और उसी एक्सपेरिमेंट से अपन इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो अपन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, यहां अगर अपन बात करें, ये तो है विचलन कोण डेल और ये है अपने पास आपतन कोण I। तो अपन को क्या मिलता है कि जैसे जैसे इस आपतन कोण के मान में अपन क्या करेंगे, वृद्धि करते हैं। तो आपतन कोण के मान में वृद्धि करने से अपन को क्या पता लगता है कि इस विचलन कोण के मान में क्या आती है, कमी आती है। अपन प्रैक्टिकली जब इसको प्रूव करते हैं, प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो अपन को क्या मिलता है कि जैसे जैसे आपतन कोण के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे विचलन कोण के मान में क्या आती है, कमी आती है। मींस इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह का। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लेकिन ये होता है एक ऐसा भी मान आता है जिसके बाद में, ठीक है, एक मान ऐसा भी आता है जिसके बाद में क्या होता है कि आपतन कोण का अपन मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पे ये प्रैक्टिकली है, इसमें अपन को क्या है कि जैसे जैसे आपतन कोण के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे विचलन कोण के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे क्या होता है, जिसपे ये होता है कि उसके मान, इसके मान के बाद में अपन और आपतन कोण के मान में वृद्धि करेंगे तो विचलन कोण के मान में क्या हो रही है, वृद्धि होती है।
तो इसका मीन्स क्या हो गया कि इस आपतन कोण पे विचलन कोण का मान कैसा हो गया, न्यूनतम। तो ये एक अपने पास क्या मिल जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं इसको अपन डेल मिनिमम बोलते हैं, डेल एम। ये डेल एम है, इसको न्यूनतम विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूनतम विचलन कोण बोलेंगे। यहाँ पे जो डेल एम मिला है अपन को, इसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। अब अपन बात करें तो न्यूनतम विचलन कोण बोलेंगे। तो न्यूनतम विचलन कोण कब बोलेंगे, क्योंकि अपन कहीं भी बात करें, अगर अपन यहाँ इस वाले डेल पे बात करें तो यहाँ पे डेल की अगर बात करेंगे तो इस डेल पे आई के दो मान होंगे, मीन्स I1 होगा और साथ में क्या होगा, I2। ठीक है, अगर अपन यहाँ बात करेंगे तो यहाँ भी आई के क्या होंगे, दो मान होंगे, मीन्स I1 अलग होगा, I2 अलग होगा। लेकिन जब न्यूनतम विचलन कोण की बात करेंगे तो न्यूनतम विचलन कोण पे क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण पे क्या होता है, दोनों आपतन कोण का मान समान होता है। यहाँ पे डेल एम की जो बात करें तो यहाँ पे I1 और I2 का मान कैसा होगा, समान होगा। मीन्स इस वाली पोजीशन पे I1 बराबर क्या होगा, I2। ठीक है, जिसको अपन I भी बोल सकते हैं। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए यहां लिख देते हैं अपन, न्यूनतम विचलन कोण के लिए I1 बराबर हो जाएगा I2 बराबर क्या होगा, I के। ठीक है, न्यूनतम विचलन के लिए क्या होता है, I1 और I2 का मान कैसा होता है, बराबर होता है, जिसको अपन I के बराबर ले लेते हैं। और जब I1 और I2 के मान बराबर होंगे, ठीक है, तो उस वाली स्थिति में R1 और R2 के मान भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अपन क्या बात कर रहे हैं कि जब न्यूनतम विचलन कोण होता है, डेल एम होता है, तो I1 और I2 कैसे होंगे, बराबर होंगे। और इनका मान किसके बराबर मान लेते हैं अपन, I के बराबर। और उसी केस में क्या होता है कि R1 और R2, जब I1 और I2 बराबर होंगे, जब I1 और I2 ये दोनों बराबर रहेंगे तो उस वाले केस में R1 और R2 दोनों का मान कैसा रहता है, समान रहता है। ये एक विशेष स्थिति होती है, एक विशेष स्थिति पे होता है। ठीक है, यहाँ I1 और I2 का मान जब बराबर होगा तो R1 और R2 का मान भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो इस वाले केस में अगर अपन डेल को देखें तो यहाँ डेल एम बराबर I1 प्लस I2 करेंगे तो ये अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2i के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अपने पास अगर देखें अपन तो यहाँ पे अपन को डेल एम जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और डेल एम की बात करें अपन यहाँ से i निकालेंगे तो अपने पास जो i होगा वो कितना हो जाएगा, 2i बराबर अपने पास डेल एम प्लस a, मीन्स i बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बाई 2 होगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, जिसको अपन समीकरण नंबर क्या बोल सकते हैं, 9 बोल सकते हैं। तो ये अपने पास क्या होता है यहाँ पे, आपतन कोण। और आपतन कोण के लिए अपने पास डेल एम प्लस ए बाई 2 अपन को मिलता है। यही वाली सिचुएशन अगर अपन यहाँ समीकरण नंबर 3 से देखें तो यहाँ पे R1 और R2 बराबर होंगे। तो यहाँ समीकरण 3 से अपन यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 3 से। तो अपन को समीकरण 3 से यहाँ पे क्या मिलता है, समीकरण 3 से R1 प्लस R2 बराबर a है। तो इसका मीन जब दोनों समान होंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 2r, और 2r बराबर a है। तो इस वाली पोजीशन में r इक्वल टू कितना होगा, a बाई 2 होगा। तो यहाँ अपन इसको समीकरण नंबर 10 बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है वो सिचुएशन किसके लिए है, न्यूनतम विचलन कोण के लिए है, कि ये जो विचलन है वो न्यूनतम कब होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूनतम विचलन कब होगा, जब आपतन कोण और अपवर्तन कोणों के मान कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ I1 और I2 बराबर होना चाहिए, यहाँ पे R1 और R2 का मान कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उस वाली स्थिति में न्यूनतम विचलन कोण होता है, जिसको अपन किससे लिखते हैं, डेल एम से। ठीक है, तो यहाँ अपन ने जो संबंध देखा वो न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण और साथ में अपने पास आपतन कोण और अपवर्तन कोण है। इसी को अगर अपन चाहें तो इसके अंदर अपन अपवर्तनांक भी लेके आएंगे। अब अपवर्तनांक कैसे लेके आएंगे, वो अपन स्नेल के नियम से लेके आएंगे। कैसे, चूंकि अपन को पता है स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल के नियम से होता है कि μ21 इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। होता है कि नहीं होता, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, μ21 होता है। ठीक है, लेकिन अपन को पता है कि यदि आई और आर को अपन कैसा लें, अल्प लें। ठीक है, फिलहाल तो अपन यहां लिख लेते हैं आई व आर
अल्प हो तो उस वाले केस में साइन आई अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाता है, आई के इक्वल। ऐसे कैसे साइन आर अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाता है, आर के इक्वल। तो यहाँ पे आई अपॉन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू टू वन। तो यहाँ अगर अपन आई की और आर की वैल्यू पुट करें तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए आई का जो मान आएगा वो डेल एम प्लस ए अपॉन टू अपॉन आर की जो वैल्यू है वो ए बाई टू इक्वल टू क्या होगी, म्यू टू वन। अपन को पता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास एक रिलेशन आता है डेल एम प्लस ए अपॉन ए इक्वल टू म्यू टू वन। हाँ, इनको अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल एम प्लस ए इक्वल टू ए म्यू टू वन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां से अपन को डेल एम जो है वो अपन को म्यू टू वन ए माइनस ए, इसका और अच्छे से फॉर्मूला निकालेंगे तो ए कॉमन आ जाएगा और ये अपने पास म्यू टू वन माइनस वन। तो इस प्रकार से अपन को क्या मिलता है कि यहाँ पे जो विचलन कोण है वो एक तो प्रिज्म कोण पे डिपेंड कर रहा है और साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, अपवर्तनांक पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से अपन को ये डेरिवेशन थी जो अपन को प्रिज्म से अपवर्तन करना था, एक बड़ी डेरिवेशन है। ठीक है, इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन भी आता है, एक दूसरे में रिलेशन भी आते हैं, तो इसको आपको बार बार सोल्व करनी है। अपन एक बार और इसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ अपन ने कुछ नहीं किया, पहले ये वाला अपन ने चतुर्भुज देखा, इसमें अपने पास ये रिलेशन मिला कि ये वाला और ये वाला कोण दोनों है, इन दोनों का जो सम है योग है वो 180। फिर अपन ने देखा ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अपन को तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, दोनों को बराबर किया तो एक रिलेशन अपन को यहाँ मिला। इसी रिलेशन को अपन आगे लें तो यहाँ अपन ने इस आपतन कोण के लिए बोला कि ये और ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है तो इनका मान बराबर होगा। तो I1 के लिए उसी प्रकार से अपन ने I2 के लिए बात की, दोनों के लिए अपन ने बात की, दोनों को अपन ने जोड़ा, जोड़ने से अपन को ये रिलेशन मिला। इसी रिलेशन की अपन बात करें तो ये वाला जो अंत्य कोण है, इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो इस त्रिभुज के अंदर ये जो दोनों अंत्य कोण है वो अंत्य कोणों का योग वही इस कोण के बराबर होता है, तो अपन ने इसको डेल के बराबर कर दिया, जिससे क्या है कि अपन को आपस में ये सारे के सारे रिलेशन एक साथ मिल गए। तो अपन को कुछ यहाँ पे I1 प्लस I2 इक्वल टू डेल प्लस R1 प्लस R2 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी को अपन जब सोल्व करेंगे तो अपन को क्या है, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति निकालनी होती है। तो न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में अपन ने ये पहले से ही माना हुआ है कि ये प्रायोगिक सत्यापन है, इसमें अपन जैसे जैसे आपतन कोण के मान में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे डेल का मान क्या होता है, कम होता है, लेकिन एक मान के बाद में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और ये अपने प्रैक्टिकल में भी है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो इस वाले कोण पे I1 और I2 का मान कैसा होगा, बराबर, तो उस वाली सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। तो इन्हीं की वैल्यू को अपन जब इसमें पुट करेंगे तो अपन को I और R कुछ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। इन्हीं को अपन को स्नेल के नियम में रखना है, स्नेल के नियम में रखेंगे तो अपने पास ये समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, इस चैप्टर के जो नोट्स है मैं आपको आज सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी नजर आती है तो आप मेरे को कॉल करके या कमेंट्स करके बता देना। ठीक है, तो ये अपने पास जो है वो प्रिज्म से अपवर्तन है।